हेलो नमस्कार सभी बच्चों को राधे राधे। तो कैसे हो सभी? ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अपन स्टार्ट करने वाले आज का लेक्चर सेकंड। एक लेक्चर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया रिवीजन का, जिसमें हमने एग्जाम पैटर्न को समझा। एग्जाम अपने पास जो पैटर्न है, कैसे क्वेश्चंस डिवाइडेड है, टाइमिंग क्या है, वो सारी बातें यहाँ पर कर ली। उसके बाद में उसी लेक्चर में हमने देखे थे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। ठीक है, 7 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखे थे। तो यदि आप उन शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हो तो आपका डेफिनेटली वहां पर जो अगर कोई न्यूमेरिकल बनता है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बनता है, तो वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज हम बात करेंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की, और जो न्यूमेरिकल्स आपके आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों जो लेक्चर, इसमें आपका जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, न्यूमेरिकल और अपने पास लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आज हम बता देंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, और सॉल्यूशन उसका अगले लेक्चर में हो जाएगा। इस प्रकार से आपकी जो यूनिट फर्स्ट है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप इन तीनों लेक्चर्स को अच्छे से देख लेते हो तो आपका जो यूनिट फर्स्ट है उसमें से डेफिनेट कंप्लीट क्वेश्चंस आपको देखने को एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें अपन। यहाँ पर देखिए, अपन आज देखेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में कि यदि यूनिट फर्स्ट में अगर कोई न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो कौन सा न्यूमेरिकल यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए भाई, ओके स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को बिना टाइम खराब किए हुए। चलिए देखिए भाई, यूनिट फर्स्ट है और उसमें से जो न्यूमेरिकल्स यहाँ पर पूछे जाते हैं उनके बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एग्जांपल आप जो भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इनिशियल पोजीशन ऑफ टू पार्टिकल्स आर। दो पार्टिकल है, दो पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन वेक्टर यहाँ पर दिए हुए हैं। क्या है? एक है 4i कैप 4j कैप प्लस 7k कैप एंड 2i कैप 2j कैप प्लस 5k कैप। ये दो पोजीशन वेक्टर है। इन दोनों पार्टिकल्स के लिए पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं। इफ द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, यदि फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी गिवन है 0.4, इनसे मल्टीप्लाई करेंगे सभी कंपोनेंट को, आई जे के कैप को। तो यहाँ पर 0.4 आई कैप, 0.4 जे कैप, 0.4 के कैप, ये इसकी वेलोसिटी है। किसकी? फर्स्ट पार्टिकल है उसकी अपने पास वेलोसिटी गिवन है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल, क्या करना है? सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। दैट दे कोलाइड आफ्टर 10 सेकंड। तो यहां पर क्या होता है, दो पार्टिकल मोशन में है, दोनों पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी गिवन है। तो हमें ज्ञात क्या करना है कि ये 10 सेकंड बाद में यदि कोलिजन करते हैं, टकराते हैं, तो जो सेकंड पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो वेलोसिटी यहां पर हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, दो कणों की प्रारंभिक स्थितियां गिवन है, ये रही, ये सेकंड की। इफ द प्रथम कण का वेग ये है तो दूसरे कण का वेग ज्ञात कीजिए ताकि वे 10 सेकंड पश्चात टकरा सके। ठीक है, किस वेलोसिटी से दोनों मोशन करे, इस पोजीशन के बाद में अगर फर्स्ट पार्टिकल इतनी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है तो सेकंड पार्टिकल किस वेलोसिटी से मोशन करे ताकि ये 10 सेकंड के बाद में ही टकरा जाए। ठीक है, चलिए तो हमने क्या बोला, एट टी बराबर 0 पर पोजीशन ऑफ टू पार्टिकल आर गिवन। क्या गिवन है? ये रही R1 R2। ये कहां पर है? जब इनिशियल पोजीशन पर, जब टाइम बराबर 0 सेकंड है, तो हमारे पास ज्ञात क्या करना है, t बराबर t अपने पास सेकंड, और t बराबर t सेकंड गिवन है 10 सेकंड। तो उस 10 सेकंड पे दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी बतानी है, और हमें फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी गिवन है कितनी, ये वाली, v1 बराबर 0.4 आई कैप जी कैप के कैप। ठीक है, चलिए भाई, तो यहां पर अपने पास ये बातें हो गई। अब ये जो अपने पास पोजीशन वेक्टर होगा, ठीक है, पोजीशन वेक्टर होगा कब? टी टाइम बाद। टी टाइम मतलब 10 सेकंड बाद जो पोजीशन वेक्टर होगा दोनों पार्टिकल का, वो कितना मान लेते हैं हम, कैपिटल आर। यहां पर फर्स्ट पार्टिकल के लिए मैंने बोल दिया कैपिटल R1 है। क्या है? कैपिटल R1 है। ठीक है, यहां पर ये वाली बात हो गई। तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए हमने बोल दिया कि जो अपने पास कैपिटल R1 है और सेकंड के लिए R2 है। तो यहां पर देखिए फर्स्ट पार्टिकल की R1 बराबर कितना हो जाएगा, स्मॉल R1 प्लस V1T। बताइए आ गई बात समझ में? तो क्या होगा, ये तो हमें इनिशियल दे रखा है और टी टाइम में चेंज आएगा, उसको दोनों को ऐड कर देंगे तो जो अपने पास फर्स्ट पार्टिकल का है वो रिजल्टेंट आ जाएगा कब, टी टाइम बाद। और टी बराबर कितना दे रखा है, 10 सेकेंड। तो ये तो गिवन है, V1 हमें गिवन है, टी भी हमें गिवन है, तो R1 तो हमें फाइंड आउट हो गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम R2 की। तो यहां पर देखो R1 की वैल्यू रखी
b1 कितना है, b1 अपने पास 0.4 आई कैप जे कैप के कैप है, t बराबर कितना है 10 सेकंड है। तो समय 10 सेकंड पर r1 वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या आ गया, ये वैल्यू निकलकर आ गई। कितनी आ गई भाई, ये वैल्यू निकलकर आ गई। ठीक है, चलिए ये तो फर्स्ट पार्टिकल की बात हो गई, किसकी, फर्स्ट पार्टिकल की। अब बात करते हैं हम सेकंड पार्टिकल की। सेकंड पार्टिकल की, इफ सेकंड पार्टिकल मूविंग विथ ए वेलोसिटी v2, तो हमने क्या किया, सेकंड पार्टिकल को मान लिया कि v2 वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। यदि द्वितीय कण का वेग v2 है, क्या है, द्वितीय कण का वेग v2 है, तो r2 और r अपने पास r2 कितना हो जाएगा, r2 हो जाएगा अपने पास स्मॉल r2 v2t। बताइए क्या क्या चीजें गिवन है अपने पास, हमको गिवन है t बराबर 10 सेकंड पे निकालना है, t बराबर 10 सेकंड पे, r2 हमें गिवन है, v2 हमें नहीं गिवन है। ठीक है, v2 हमारे पास नहीं है, हमें क्या निकालना है, v2 निकालना है। तो r2 कितना प्राप्त होगा 10 सेकंड पर, ये आएगा 2i कैप प्लस ये 2j कैप प्लस 5k, ये तो स्मॉल r की वैल्यू हो गई, प्लस 10, ये 10 क्या हो गया, t की वैल्यू हो गई, और b2 हमें ज्ञात करनी है। अब दोनों चीजें अपने पास निकल कर आ गई, कौन कौन सी, r2 आ गया और अपने पास r1 आ गया। तो ये क्या है r2 और r1, ये r2 और r1 प्रथम कण द्वितीय कण के t बराबर 10 सेकंड बाद में विस्थापन सदिश है या स्थिति सदिश है। ठीक है, तो यहां पर यह बात हो गई। अब चूंकि यदि t बराबर 10 सेकंड पे दोनों टकराने चाहिए, तो दोनों की जो पोजीशन है वो कहां पर होगी, इक्वल हो जाएगी। r1 और r2 जब दोनों पोजीशन इक्वल होगी तभी तो टकराएंगे। कोई दो पार्टिकल एक इस डिस्टेंस पे है एक इधर है, तो ये दोनों कब टकराएंगे, जब इनकी पोजीशन क्या होगी, सेम होगी, एक ही जगह पर ये आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर ये दोनों टकराते हैं तो कणों के टकराने के लिए क्या जरूरी होना चाहिए, दोनों का जो पोजीशन वेक्टर है आफ्टर टी टाइम वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, r1 बराबर r2। तो यहाँ पर हम घटना क्या करेंगे, r1 की वैल्यू रखेंगे, r2 की वैल्यू रखेंगे, इधर r1 की कंप्लीट वैल्यू है, r2 की इधर वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर b2 अननोन है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों को हम कैंसिल आउट करेंगे, कैसे, i से i को जो सब्ट्रैक्ट करके वेलोसिटी b2 निकाल लेंगे, और b2 हमारे प्राप्त होगी 0.6 आई कैप जे कैप के कैप मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इस प्रकार से ये न्यूमेरिकल अगर आता है तो आपको सॉल्यूशन करके आना है, और यहाँ पर आपको अगर छोटा 2 नंबर में आता है तो 2 नंबर मिलेंगे, यदि आपके साथ बड़े क्वेश्चन में आता है एक पार्ट में तो यहाँ पर आपको 7.5 मार्क्स मिलेंगे। बताओ इजी है, कोई दिक्कत, बहुत इजी है, इजीली कर सकते हो, पूरा कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है क्या क्या किस प्रकार से चीजें होती है। चलिए भाई, एक क्वेश्चन अपना न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। चलिए अगले बात करते हैं सेकंड पे। सेकंड बोल रहा है सिद्ध करो कि किसी जड़त्वीय तंत्र के सापेक्ष समान वेग से गतिमान तंत्र भी जड़त्वीय होता है। क्या क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन ये है कि मैंने बोला एक एस निर्देश तंत्र है, और एस निर्देश तंत्र बोल रहा है कि ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होते हैं सर, जड़त्वीय निर्देश तंत्र वे निर्देश तंत्र होते हैं जिनका त्वरण क्या होता है, शून्य होता है, जिनमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या होते हैं, अपने पास वैलिड होते हैं। क्या होते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड होते हैं, जिनका त्वरण शून्य होता है, उनको बोलते हैं हम अपने पास जड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो क्या बोल रहा है कि पहला निर्देश तंत्र एस कोई जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, इसके सापेक्ष b बराबर कोई कांस्टेंट वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी से एक एस डैश फ्रेम गति कर रहा है। इसके सापेक्ष एक b बराबर कांस्टेंट वेलोसिटी से एक रेफरेंस फ्रेम है एस डैश, वो मोशन कर रहा है, किससे, b बराबर एक कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट कितनी भी हो सकती है, 10 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड, जो भी वेलोसिटी होगी। तो उस वेलोसिटी यदि एस डैश मोशन कर रहा है तो हमें यह सिद्ध करना है कि एस डैश भी क्या होगा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो हम इसको देखो चुटकियों में यही बता सकते हैं, यही आइडिया लगा सकते हैं कि एस जड़त्वीय निर्देश तंत्र है तो उसके लिए त्वरण शून्य होगा। अब बात आती है एस डैश, एस डैश वो रेफरेंस फ्रेम है, वो निर्देश तंत्र है जो b बराबर एक कांस्टेंट, कोई भी नियत वेलोसिटी हो सकती है, उसके सापेक्ष में गति कर रहा है। अब मैं बात करूं, अपने पास b बराबर पता लग गया, एस डैश फ्रेम की क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, नियत वेलोसिटी है। ठीक है,
तो अब हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि यदि मुझे ए डैश का त्वरण पता करना हो तो क्या प्राप्त होगा, ए बराबर होता है डी बी अपॉन डी टी, और यहाँ पर बी क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। तो यहाँ पर हमको पता लग गया सर कि बी बराबर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव करेंगे तो त्वरण शून्य आ जाएगा। और हम जानते हैं कि जिस भी निर्देश तंत्र का त्वरण शून्य होता है वो कैसा होता है, वो होता है अपने पास क्या, जड़त्वीय निर्देश तंत्र, इनिशियल अपने पास रेफरेंस ऑफ फ्रेम होता है। ठीक है, तो आ गई बात समझ में, ये तो हो गया। अब ये तो अपन पास माइंड में इमेज बन गई कि ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। अब हमें इसको सिद्ध करना है, इसको समझाना है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो वो बातें देखिए इधर, यहाँ पर देखिए घटना क्या होगी, यहाँ पर घटना होगी सो दैट ए रेफरेंस फ्रेम मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू एन इनिशियल फ्रेम इज आल्सो ए इनिशियल फ्रेम। ठीक है, चलिए ये बात होगी। अब हमारे पास हमें क्या करना है, मैंने बोला माना एस तथा एस डैश दो निर्देश तंत्र है, दो निर्देश तंत्र है, एस भी है एस डैश भी है। हमने बोल दिया कि एस तो निर्देश तंत्र अपने पास जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। अब हमें अपने पास बोल रखा है कि जिसमें निर्देश तंत्र एस जड़त्वीय है, ठीक है बात, तथा एस डैश निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष समान वेग बी से गति कर रहा है। तो हमें यह समझाना है कि जो एस डैश है वो भी जड़त्वीय होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम बात करेंगे कि बी बराबर ये तीनों कंपोनेंट में होगी वेलोसिटी, तीनों डायरेक्शन में, एक्स के, वाई में, जेड में। ठीक है, तो बी बराबर क्या होगा, बी एक्स आई के, बी वाई जी के, बी जेड के कब। तो मैंने क्या बोला, यहां पर एस डैश जो तंत्र है, एस डैश रेफरेंस तंत्र है, उसकी वेलोसिटी क्या है, बी बराबर ये पूरी वेलोसिटी है किसकी, एस डैश की, जो जिस वेलोसिटी से एस डैश फ्रेम क्या कर रहा है, गति कर रहा है, किसके सापेक्ष, एस के सापेक्ष। एस क्या है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, एस जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष एस डैश बी वेलोसिटी से गति कर रहा है, और वो बी वेलोसिटी क्या है, ये है। ठीक है, चलिए अब हमारे पास यहां पर हमें यह बोला गया कि बी वेलोसिटी क्या है, नियत है। तो यदि बी नियत है, क्या है, यदि ये बी नियत है तो ये भी नियत होगा, ये भी नियत होगा, ये भी नियत होगा। मतलब बी एक्स अपने पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा, बी वाई भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, बी जेड भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तीनों क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, तभी तो बी कांस्टेंट होगा, तीनों कांस्टेंट होंगे तभी तो। ओके अब हम जानते हैं कि जो गैलीलियन रूपांतरण होता है, क्या होता है, गैलीलियन रूपांतरण होता है, वो होता है अपने पास एक्स डैश बराबर एक्स माइनस वी एक्स टी, वाई डैश बराबर वाई माइनस बी वाई टी। यहाँ पर बात ये होती है कि यदि आपके पास एक एस में आपको उनके पोजीशन वेक्टर दिए हुए हो तो एस डैश में आप पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो। उसके लिए ये रूपांतरण आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यदि एक्स डैश निकालना है तो एक्स में से बी एक्स टी घटा दो, जिस पार्टिकल की बी वेलोसिटी होगी एक्स डायरेक्शन में उसकी टाइम के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका ये पोजीशन वेक्टर जो एस डैश में है वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, बताइए आगे बात समझ में क्लियर। तो इसका मतलब ये होता है कि यहां पर देखिए मैं और डिटेल से समझाता हूं आपको कि कोई एस एस है अपने पास, क्या है अपने पास एस है। ठीक है, एस में कोई पार्टिकल एक्स टाइम, एक्स अपने पास पोजीशन पे है, किस पे, टी टाइम पे, और इसकी वेलोसिटी बी है। तो उसे एस डैश में देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, अपने पास एक्स डैश दिखाई देगा। और एक्स डैश कैसे निकलेगा, एक्स माइनस में से बी टी सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, चलिए ये बातें हो गई, ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे और इस ट्रांसफॉर्मेशन में हमें क्या देखने को मिलेगा, चूंकि निर्देश तंत्र एस डैश का वेग भी नियत है, अगर बी नियत है तो बी एक्स बी वाई बी जेड ये भी क्या होंगे, नियत होंगे। अगर ये नियत है तो इनका यदि मैं दो बार डेरिवेटिव करूंगा, बी का एक बार डेरिवेटिव करूंगा मतलब डी बी अपॉन डी टी, वो क्या होगा, जीरो होगा। उसका एक बार अपर डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये देखिए, यहां पर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अब चूंकि अपने पास इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, एस होगा, तो एक्स का अपने पास दो बार डेरिवेटिव करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में। देखो यहां पर घटना क्या होती है, घटना ये होती है अगर एक्स कोई पोजीशन वेक्टर है, क्या है, एक्स पोजीशन वेक्टर है, तो इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे डी एक्स अपॉन डी टी, ये क्या प्राप्त होता है, बी। और इसका एक बार और डेरिवेटिव करेंगे डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी, ये क्या प्राप्त होता है, त्वरण ए। तो ये त्वरण क्या प्राप्त होगा हमें, जीरो। और इससे यदि इसका एक कंपोनेंट जीरो है, क्या है, एक कंपोनेंट जीरो है, तो उसके तीनों कंपोनेंट अपने पास जीरो हो जाएंगे क्योंकि तीनों क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहां से इस प्रकार से चूंकि एस एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है तो एस में यदि एक्स स्क्वायर यहाँ पर जीरो हो गया तो ये
एक्स का जो कंपोनेंट है वो जीरो हो गया। अगर एक्स कंपोनेंट जीरो हो गया तो यहाँ पर इस रिलेशन में देखिए एक्स डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स, यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये जो समीकरण दे रखी है एक समीकरण, इसका दोनों तरफ दो बार डेरिवेटिव करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो इधर क्या प्राप्त होगा, डी स्क्वायर एक्स डैश अपॉन डी टी स्क्वायर। अब यहाँ पर टी है तो इसमें फर्स्ट टाइम तो वन हो जाएगा, क्या बताएगा बी एक्स, और फिर बी एक्स कॉन्स्टेंट है तो फिर से इसका जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये घटना होगी यहाँ पर। इसका हम दो बार डेरिवेटिव करेंगे तो दो बार डेरिवेटिव कैसे होगा, ये होगा डी एक्स डैश अपॉन डी टी बराबर डी एक्स अपॉन डी टी माइनस बी एक्स और डी टी अपॉन डी टी। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अभी के लिए तो वन। अब आगे फिर से करना है इसका, फिर से क्या प्राप्त होगा, डी एक्स डैश स्क्वायर, अपने पास ये डैश है, ठीक है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, और ये अपने पास ये तो वन हो गया। अब डी बी एक्स, बी तो ऑलरेडी क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, तो यहाँ पर माइनस जीरो, तो ये वाला रिलेशन निकल कर आ गया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये अपने पास एक्स तो क्या है, एक्स तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, एक्स तो जो ये पोजीशन वेक्टर है तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र का है, तो यहाँ पर एक्स कांस्टेंट होगा तो ये वाली जीरो प्राप्त हो जाएगी। तो हमारे पास ये अगर ये जीरो हो गई तो हमारे पास मिला क्या, मिला ये कि डी स्क्वायर एक्स डैश अपॉन डी टी स्क्वायर कितना प्राप्त हो जाएगा, जीरो। इसी प्रकार से सिमिलरली वाई वाला जेड वाला अपने पास दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। और ये जो होता है डी स्क्वायर एक्स डैश अपॉन डी टी स्क्वायर, ये क्या होगा, ए डैश होगा, ए डैश क्या, एस डैश का त्वरण होगा, इसकी वैल्यू जीरो है तो ए डैश भी क्या होगा, जीरो होगा। इस प्रकार हम बोल देंगे कि एस डैश भी क्या होगा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। बताइए आ गई बात समझ में। चलिए भाई, इस प्रकार से अपने दो क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट होते हैं भाई। क्या होते हैं, दो क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट होते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट होता है तो वो मेरे को पर्सनली पूछ सकता है। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। तो इसमें बोल देंगे समीकरण 4 से हम कह सकते हैं कि समान वेग से गतिमान तंत्र एस डैश क्या होगा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। बताओ कंसेप्ट आ गया समझ में, लिखना कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपको समझ में आ गया है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है at what speed should a rod move so that its length contract by 60% along the distance of motion, sorry direction of motion। किसी छड़ को उसकी लंबाई के अनुदिश किस वेग से गतिशील किया जाए कि उसकी लंबाई 60% अपने पास अंकुचन हो जाए या संकुचित हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। मतलब क्या घटना हो रही है, घटना ये होती है कि जो थर्मो अपने पास रिलेटिविटी थ्योरी होती है उसमें देखने को क्या मिलता है, उसमें देखने को ये मिलता है कि यदि अपने पास कोई एल नॉट की रोड है, ये एल नॉट लंबाई की रोड है, यदि मैं इसको बी वेलोसिटी से इधर इंक्रीज करवाऊंगा, इधर वेलोसिटी से बी वेलोसिटी से इसको मोशन करवाऊंगा, तो इसकी जो बाद में अपने पास लेंथ दिखाई देगी वो कितनी होगी, एल होगी। क्या होगी, एल होगी। और एल क्या होती है, एल होगी अपने पास एल नॉट अपॉन गामा। क्या होगी, एल नॉट अपॉन गामा। गामा की वैल्यू क्या होती है, गामा की वैल्यू होती है 1/√1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो हमारे पास अब हमें दे रखा है किसकी वैल्यू, गामा की वैल्यू। गामा की वैल्यू क्या दे रखा है कि अनुदिश किस वेग से गतिशील किया जाए कि उसकी लंबाई 60% अंकुचन हो जाए। ठीक है, 60% का मतलब है कि जो एल है वो कितनी प्राप्त होगी, गामा अपने पास एल नॉट, गामा एल नॉट अपने पास ये प्राप्त होगी एल नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर गामा की वैल्यू कितनी दिख रही है अपन को, ये अपने पास दे रखी है। इसका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कॉन्ट्रैक्शन कितना दे रखा है, 60%। 60% का मतलब क्या हुआ, 0.60। ठीक है, यही प्राप्त होगा, यही प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू मतलब इसकी लेंथ है वो घटकर 0.60 रह जाती है। ठीक है, चलिए देखिए किस प्रकार से रहेगी। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या क्या गिवन है, माना छड़ की जो वास्तविक लंबाई है वो एल नॉट मैंने मान ली, क्या मान ली, एल नॉट। अब लंबाई में अंकुचन कितना हो रहा है अपने पास 0.6, मतलब एल नॉट थी, अब एल नॉट का कितना परसेंट रह गई, 0.6 पार्ट है वो अपने पास इधर रह गया। ठीक है, इसका मतलब इतना अंकुचन हो गया, इसका इतना कॉन्ट्रैक्शन रह गया। ठीक है, तो छड़ की आवासीय लंबाई अब हमें कितनी दिखाई देगी, छड़ की आवासीय लंबाई कितनी दिखाई देगी, एल बराबर 0.4 एल नॉट दिखाई देगी। मतलब घटना ये हुई कि अपने पास एल नॉट क्या थी, इसकी लेंथ थी। ठीक है, अब एल नॉट में से एल नॉट क्या है अपने पास, ये 1 है,
एक कंप्लीट वैल्यू है 1। अब इसमें से 0.60 ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई, इतनी सिकुड़ गई ये छड़, ठीक है। तो अब हमें जो दिखाई देगी वो कितनी दिखाई देगी, 0.40 अपने पास एल नॉट, ये जो है इसकी आभासी लंबाई दिखाई देगी, क्योंकि जो स्पीड से मोशन कराते हैं ऑब्जेक्ट की, तब उसकी जो लेंथ है उसमें कॉन्ट्रेक्शन आता है, संकुचन आता है, सिकुड़ जाती है, छोटी दिखाई देती है अपन को, ठीक है। चलिए, तो ये बात आ गई समझ में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये बात आ गई, और ये बात हम जानते हैं कि लेंथ में क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन होता है जब उसको बी वेलोसिटी से मोशन कराते हैं। तो एल बराबर एल नॉट अपॉन गामा, ये वैल्यू हो गई। बताओ आगे बात समझ में। अब ये बात समझ में आ गई होगी, तो गामा की वैल्यू पुट करेंगे हम। गामा की वैल्यू कितनी होती है, गामा की वैल्यू होती है अपने पास 1 अपॉन रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ पर ऑलरेडी नीचे गामा है तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला हमें प्राप्त होगा। अब हमारे पास वैल्यू क्या गिवन है कि ये एल की जो अपने पास आप आभासी वैल्यू दिखाई देगी एल की, वो कितनी होगी, 0.4 एल नॉट, कितनी, 0.4 एल नॉट। तो यहां से इसको अपन पुट करेंगे यहाँ पर, और अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके अपन को जो वैल्यू है किसकी, बी की वैल्यू निकालनी है। हमें वेलोसिटी तो पूछ रही है, वेलोसिटी निकालनी है हमें कि जो रोड की कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए कि उसका 0.6%, 0.60% क्या हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, 0.6 पार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। तो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद कितना दिखाई देगा, 0.4 दिखाई देगा, वन में से जो बचेगा जो। तो यहाँ पर इसको रखा इक्वल, एल नॉट से एल नॉट कैंसिल हो गया, इधर 0.4 बचा, इधर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसका दोनों साइड स्क्वायर करेंगे क्योंकि रूट को हटाना है, तो यहाँ पर 0.16 हो जाएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, इसको अपन सॉल्व कर लेंगे आप इजीली। तो यहाँ पर बी की वैल्यू प्राप्त होगी 0.916 सी, ठीक है। इतने टाइम्स ऑफ सी, अगर हम बी की वैल्यू इस स्पीड पुट करें तो जो इसकी लेंथ है वो कितनी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, 60% कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। कितनी, 60% कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। बताओ आगे बात समझ में। तो ये अपने पास सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है भाई। चलिए, कोई दिक्कत यहां तक। चलिए, तो ये अपने पास 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब चलते अपन 4 क्वेश्चन पर, किस पर, 4 क्वेश्चन पर। 4 क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, रिलेटिविटी से ही है। यहाँ पर अपने पास उसमें तो लेंथ कॉन्ट्रेक्शन हुआ था, लेंथ में तो क्या होता है, स्पीड करते थे जब कोई भी ऑब्जेक्ट की हम स्पीड से मोशन कराते हैं तो उसके लेंथ में कॉन्ट्रेक्शन आता है। और यदि हम अपने पास कोई भी ऑब्जेक्ट को मोशन कराते हैं तो उसमें जो टाइम आएगा वो उसमें क्या आएगा, टाइम में डायलेशन आता है, मतलब टाइम उसका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो कुछ उसी बेस पे ये क्वेश्चन है। वो तो लेंथ से अकॉर्डिंग हो गया, लेंथ अब जरूरी नहीं है कि उसमें देखो वहां पर ये क्वेश्चन हो गया, यहाँ क्वेश्चन ये तो हो गया, लेकिन इस पर आपको कई क्वेश्चन बेस बन सकते हैं, ठीक है। कि ये जो फॉर्मूला होता है एल बराबर एल नॉट अपॉन गामा, क्लियर। तो यहाँ पर 3 चीजें दे रखी है, आपको एल नॉट देख करके एल पूछ सकता है अगर बी वेलोसिटी दे दी जाए तो, और यहाँ पर आपको परसेंटेज में कॉन्ट्रेक्शन देकर गामा में से बी वेलोसिटी निकाल सकता है, क्योंकि गामा बराबर कितना होता है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ अननोन क्या कितनी चीजें हैं, एक बी पूछ सकता है, एक एल नॉट पूछ सकता है, और एक एल पूछ सकता है। इनमें से आपको कोई भी 2 चीजें आपको दे देगा और उसमें से एक चीज निकलवा लेगा। तो आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझना है पूरा कि एल बराबर एल नॉट अपॉन गामा, ये लेंथ कॉन्ट्रेक्शन रहता है। तो इसमें से आपको कोई भी 2 वैल्यू देकर एक वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है। आपको वो आभासी लेंथ दे देगा और आभासी लेंथ दे देगा और बोल देगा कि कोई ऑब्जेक्ट है उसको बी बराबर कुछ वेलोसिटी दे देगा, इस स्पीड से मोशन कराने पर उसकी आभासी लेंथ है एल, वो एक्स अपने पास मीटर दिखाई देती है। तो बताओ उसकी ओरिजिनल लेंथ क्या होगी, उसकी ओरिजिनल लेंथ क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, एल नॉट की वैल्यू निकालेंगे। एल नॉट की वैल्यू कैसे, गामा एल, ठीक है। गामा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बी की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें यहाँ पर, और यहाँ से गामा की वैल्यू आ जाएगी। और गामा की वैल्यू जब एल से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हमें दी हुई होगी तो एल नॉट की वैल्यू आ जाएगी, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर कई क्वेश्चन बन सकते हैं एक ही कॉन्सेप्ट से, तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन देखना है, ठीक है भाई। चलिए, एक घड़ी को किस वेग से गतिशील करे कि वह 1 मिनट सुस्त प्रतीत होने लगे, धीमी पड़ जाए,
धीमी पड़ जाए तो क्या होगा, टाइम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक है जिसमें उसकी वास्तविक अपने पास टाइम दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, वास्तविक टी बराबर 24 आवर। और यदि हम इस घड़ी को मोशन कराए, क्या कराए, मोशन कराए, तो इसका टाइम वो चेंज हो जाएगा और घड़ी धीमी हो जाएगी, और घड़ी धीमी हो जाएगी तो ये अपने पास कितना टाइम दिखाएगी, 23 आवर 59 मिनट, इतना टाइम अपने पास शो करेगी। तो मतलब इस घड़ी को कितनी स्पीड से हम मोशन कराए कि ये टाइम अपन को ऑब्जर्व हो। ठीक है, चलिए ये भी रिलेटिविटी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा अपने पास, यहाँ पर जिस प्रकार से लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, एल नॉट अपॉन गामा से होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर टाइम में क्या होगा, डायलेशन होगा। क्या होगा, टाइम में डायलेशन होगा। और टाइम में डायलेशन कैसे होता है, ये होता है अपने पास टाउ बराबर गामा टाउ नॉट या टाउ डैश। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले हैं, ये टाइम डायलेशन का है, ध्यान रखना। इसमें ये प्रॉपर टाइम है, ये आभासी टाइम है, और इसमें वेलोसिटी आ जाएगी जो जिस वेलोसिटी से हम मोशन करवा रहे हैं। यहाँ पर एल नॉट प्रॉपर लेंथ है, ये आभासी लेंथ है, और ये गामा है। और गामा की वैल्यू होती है भैया, ध्यान रखना, रूट 1 - b² अपॉन c²। 1 अपॉन में होता है, रूट के अंदर होता है 1 माइनस होता है, b² अपॉन c² होता है। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। इस फॉर्मूले पे बेस क्वेश्चन आ चुका है, करवा दिया है मैंने। और यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला, इसी में भी वही तीन कंडीशन होगी, टी नॉट दे सकता है, टी पूछ सकता है, गामा दे सकता है, टी पूछ सकता है। अपने पास टी दे देगा, एल नॉट पूछ लेगा, गामा दे देगा। ठीक है, तो इनकी तीनों की अपने पास जो पॉसिबिलिटी बन सकती है क्वेश्चन को लेकर, वो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए, तो ये बात तो अपने पास बेसिक हो गई। अब हमें बात करनी है कि हम घड़ी को किस वेलोसिटी से मोशन करवाए ताकि उसका जो अपने पास टाइम है वो 1 मिनट क्या हो जाए, डायलेट हो जाए। ठीक है, चलिए, तो ये फॉर्मूला होता है अपने पास, क्या होता है, टाउ बराबर गामा टाउ नॉट। अब हमारे पास टाउ डैश निकालना है हमें, तो क्या हो जाएगा, टी अपॉन, इसको स्मॉल टी लिखना सभी जगह, स्मॉल टी डैश, ये अपने पास ये हो गई बात। ठीक है, तो यहाँ से टी डैश की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, ये टी है, यहाँ से गामा की वैल्यू पुट करेंगे हम। गामा क्या होता है, 1 अपॉन होता है 1 माइनस b² अपॉन c² हो गया, ये कितना हो गया, 1/2 हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, टी डैश अपॉन टी की वैल्यू निकालूंगा, यहाँ से टी अपॉन टी डैश अपॉन टी निकाला, और उसका मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो ये 1/2 पावर खत्म हो जाएगी। तो बचेगा कितना, टी डैश अपॉन टी का स्क्वायर बराबर 1 माइनस b² अपॉन c²। आगे बात समझ में। अब मुझे निकालना क्या है, इसमें भी वही वेलोसिटी निकालनी है, किस किस वेलोसिटी से मोशन कराए। ठीक है भाई, चलिए, तो यहाँ पर जो टी डैश है, वो टी डैश क्या होगा, वो टी डैश होगा अपने पास कि 24 आवर होते हैं, और उसमें से प्रति आवर में 60 मिनट होते हैं। तो हमें क्या चाहिए, 1 मिनट का गैप चाहिए, 1 मिनट कम चाहिए, तो 1 मिनट को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और नीचे टी, टी की वैल्यू तो क्या है अपने पास, 24 ही होगी, और 24 में कितने मिनट होते हैं, 1 मिनट, 1 आवर में 60। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे। इसमें से हमें एक कम चाहिए, क्या चाहिए, एक कम, मतलब इस 24 घंटे में 1 घंटे में कितने मिनट, 60, 24 × 7 इतने अपने पास मिनट हो गए। तो इस टोटल मिनट में से हमें 1 मिनट कम चाहिए, उस स्पीड से अपन को ज्ञात करना है। तो 24 × 60 माइनस 1 मिनट को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब यहाँ देखो 24 तो क्या है, डे, अपने पास 24 तो हावर है, एक हावर को मैंने 60 से मल्टीप्लाई किया, तो जो पूरा दिन है वो मिनट में कन्वर्ट हो गया, किसमें, मिनट में। और नीचे भी पूरा डे का अपने पास किसमें हो गया, मिनट में कन्वर्ट हो गया। अब हमारे पास जो ओरिजिनल एक डे का मिनट है, उसमें से हमें 1 मिनट कम चाहिए, तो इसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, और ये कितना प्राप्त होगा, 1 माइनस b² अपॉन c²। क्लियर बात। ओके, चलिए भाई, ये वाली वैल्यू प्राप्त हो गई। तो अब हम क्या करना है, ये रिलेशन प्राप्त हो ही गया, तो इसमें से हमें केवल जोड़ बाकी गुणा भाग करके यहाँ से b की वैल्यू निकालनी है। बताओ, ये रिलेशन प्राप्त हो गया आपको, तो क्या आप इससे b की वैल्यू नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो, c की टर्म से निकाल सकते हैं अपन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये प्राप्त हो गया, अब इसको अपने पास a माइनस बी से स्क्वायर कर देंगे, a² b² माइनस 2ab। और ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, इनको अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करते जाएंगे नीचे धीरे धीरे, b² अपॉन c² आ जाएगा, ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। c² को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो c को अपन वैल्यू यहाँ पर पुट नहीं करेंगे, c के टर्म्स में निकाल देंगे।
ठीक है। तो ये अपने पास इसका अंडर रूट लेंगे तो ये रूट हो जाएगा, चूंकि सी स्क्वायर है तो सी बच जाएगा, इसका भी रूट हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको कैंसिल आउट करके इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करोगे, थोड़ा बहुत जितना आप पॉसिबल हो सकता है उतना सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपको निकल कर आ जाएगी। ठीक है, रूट 2 की वैल्यू लिख लेना अपने पास 1.314 जो भी होती है, और अपने पास इधर 24 मल्टीप्लाई 6 करोगे तो कुछ अपने पास कोई एक स्क्वायर रूट के फॉर्म में वैल्यू पहुंचेगी, उसका आप देख लेना आइडिया से लगा कर अगर कितना पहुंचता है। ठीक है, चलिए तो ये अपने पास इस प्रकार से 4 क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। बात कंसेप्ट की थी टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रेक्शन की, तो वो कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, फॉर्मूले पता होने चाहिए, बाकी न्यूमेरिकल इजीली आता अपने पास आप कर पाओगे। ठीक, चलिए भाई अपने पास हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। किसकी? क्वेश्चन नंबर 5 की। डिटरमाइन द टाइम टेकन बाय, अपने पास एक प्लेन है ऑफ फोको पेंडुलम गिवन है हमारे पास, और फोको पेंडुलम में हमें क्या निकालना है, उसका टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, कितने समय में एक फोको लोलक का दोलक तल एक चक्कर पूरा करेगा जबकि वह स्थिर है। क्या है? यदि वो स्थिर है। ठीक है, तल एक चक्कर पूरा करेगा, तो यहाँ पर 3 जगह पर निकालना है, भूमध्य रेखा पर, 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, और उत्तरी ध्रुव पर। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है भाई, क्या होता है, फोकोलोलक के दोलक तल का जो आवर्तकाल होता है, ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है किसके लिए, फोकोलोलक का। आपने देखा भी होगा जब पढ़ा होगा तो, फोकोलोलक के दोलक का तल का आवर्तकाल है, वो आवर्तकाल अपने पास कितना होता है। ठीक है, वो होता है अपने पास टी बराबर कितना, ये होता है 24 अपॉन साइन लेमड़ा। ठीक है, साइन लेमड़ा, लेमड़ा क्या अपने पास अक्षांश होते हैं। ठीक है, उसका जो कोण होते हैं वो वाली वैल्यू। आगे बात समझ में? तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, फर्स्ट निकालेंगे भूमध्य रेखा के लिए। भूमध्य रेखा के लिए लेमड़ा क्या होता है, 0 प्राप्त होगा हमें, क्या होगा, 0 प्राप्त होगा। इस प्रकार से ग्लोब होती है, तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू थीटा बराबर 0 डिग्री होती है, तो यहाँ पर लेमड़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी, तो भूमध्य रेखा पर ये हो जाएगा। ठीक है, और जैसे एक अपने पास अक्षांश पर और एक जो अपने पास जो भी वैल्यू पूछी गई है उन पर आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर भूमध्य रेखा पर लेोगे तो लेमड़ा बराबर 0, साइन लेमड़ा बराबर 0, तो यहाँ पर 1/0। टाइम कितना प्राप्त होगा, इनफाइनाइट। ठीक है, कितना, इनफाइनाइट प्राप्त होगा, कि अनंत काल में वो एक चक्कर पूरा करेगा। क्लियर? अब बात करें 45 डिग्री नॉर्थ पर, तो 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यूज करेंगे तो साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। तो यहाँ पर 1/√2 पुट करेंगे और नीचे से ऊपर चल जाएगा, तो टाइम पीरियड आएगा अपने पास 3.84 हावर्स। ठीक है, टाइम निकाल रहे तो हावर्स में आएगा ये। और उत्तरी ध्रुव पर देखेंगे बात, तो उत्तरी ध्रुव पर क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 90 पुट करेंगे तो टी बराबर अपने पास 24 हावर निकल कर आ जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला याद रखना, और ये न्यूमेरिकल पूछा है तो आप इसको कर देना आराम से। ठीक है, चलिए तो ये अपने पास अब 2 चीजें कंप्लीट हो चुकी है हमारे पास, शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है वो आपके कंप्लीट हो गए। तो ये चीजें अगर आप ध्यान रखते हो तो इनसे आप न्यूमेरिकल कर पाओगे आराम से, और शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप पढ़ पाते हो पूरे तो वो अपने पास शॉर्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की, तो यहाँ पर हम आज केवल लॉन्ग क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बाद में अगले लेक्चर में इनका सॉल्यूशन करवा देंगे आपको। ठीक है, इस प्रकार से आपकी 3 यूनिट्स में क्या हो जाएगी, आपकी जो यूनिट फर्स्ट है 3 लेक्चर में यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, चलिए तो यहाँ पर देखिए भाई, जड़त्वीय तल क्वेश्चन फर्स्ट है, इसके ये लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना 7.5 नंबर वाले। यूनिट फर्स्ट है, उसमें है जड़त्वीय तथा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र को परिभाषित कीजिए। तो आप इसको इजीली कर दोगे। जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या है, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके साथ में कंप्लीट आपको एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर ओनली क्या पूछ रहा है, उनको परिभाषित करवा रहा है, तो आप इजीली इनको कर दोगे। छद्म बलों का समझाते हुए उदाहरण दीजिए। जो अपने पास स्यूडो फोर्स होते हैं, क्या होते हैं, स्यूडो फोर्स होते हैं, उनको एक्सप्लेन करना है और उनके एग्जाम्पल देने हैं, तो वो चीजें मैं यहाँ आपको बताई हुई है। ठीक है, चलिए आगे आता है घूर्णी निर्देश तंत्र में कोरोलिस तथा अपकेंद्रित त्वरण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये पूरा डेरिवेशन है। घूर्णी निर्देश तंत्र में रोटेटिंग जो फ्रेम होते हैं उनमें कोरोलिस फोर्स और जो सेंट्रीफ्यूग अपने पास अपकेंद्रीय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होते हैं उनकी क्या निकालने, हमें एक्सपेंशन निकालना है। एक्सप्रेशन जो भी अपने पास मैथमेटिकल फॉर्मूला निकल कर आता है।
क्वेश्चन 4 बोलता है सिद्ध कीजिए कि संरक्षित बल के अधीन गति सरल रेखीय होती है। ठीक है, तो ये अपने पास ये क्वेश्चन हो गया। और इसके बाद में किसी कण की गति हेतु स्थितिज ऊर्जा वक्र की विवेचना कीजिए। कोई पार्टिकल है उसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व होती है उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आगे बात समझ में। और अपना 6 क्वेश्चन है गैलीलियन रूपांतरण क्या है। दो जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में स्थिति वेग त्वरण हेतु गैलीलियन रूपांतरण समीकरण लिखिए। ठीक है, और अपने पास लास्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के घूर्णन गुरुत्वीय त्वरण पर प्रभाव की व्याख्या कीजिए। और 8वां एक क्वेश्चन है अपने पास फोकोलोलक की व्याख्या कीजिए। ठीक है, संरक्षित बलों को परिभाषित कीजिए, संरक्षित बलों के गुणधर्म लिखिए और सिद्ध कीजिए कि F बराबर माइनस ग्रेडियंट U बराबर ग्रेडियंट ये होता है और एक डेल क्रॉस F बराबर ये। ठीक है, चलिए तो ये वाले क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को अब अगले लेक्चर में हम कंप्लीट आपको आंसर टाइप और जो अपने पास होंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल वाले उनको करवा देंगे। क्लियर? ठीक है, तो ये अपने पास जो भी आपको मिला है, जितने भी कंटेंट दिया गया है उसको अच्छे से पढ़ो। बाकी अगले लेक्चर में आपको कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में अपन चलेंगे सेकंड यूनिट पे। ठीक है भाई, ओके। चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे। अच्छे से पढ़ाई करते रहे, विश्वास रखें आपका पूरा जो कंटेंट है यहाँ से एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है भाई, ओके, चलिए बेस्ट ऑफ लक।